हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी जो चर्चा होगी वो बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में होगी। देखिए दोस्तों, अभी बीपीएससी 67वीं के लिए एक बड़ी सूचना आ रही है कि बीपीएससी 67वीं के एडमिट कार्ड को जारी करने के लिए बीपीएससी ने आगे का कदम बढ़ा दिया है और इस सिलसिले में आज आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि समय जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और ऐसे में आप लोगों के पास मात्र एक सप्ताह का मौका है जिसमें कि आप तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करते रहें। उधर हाई कोर्ट के अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में पूरे अच्छे ढंग से जो है चीज़ों को किया जा रहा है और पूरा प्रयास है कि छात्रों को न्याय देने की दिशा में जो है कि न्यायालय काम करे। इसके लिए जो है कि कोर्ट में जो मैटर है उसमें भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और संभावना है कि आज या कल आपके केस की हेयरिंग हो सकती है और निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में फैसले आने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। अगर परीक्षा पे स्टे लगता है तो ये सभी छात्रों के लिए जो है अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो मेंस परीक्षा में बैठ रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ और उन्हें दिन परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाए, और एक ऐसा वर्ग भी है जो कि चाहता है कि इसमें अतिरिक्त रिजल्ट जारी हों, जिससे कि जो प्रश्न गलत पूछे गए हैं उसके कारण कुछ प्रश्नों से जो लोग बाहर हैं उनकी एंट्री हो पाए और वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएँ। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं और ऐसे में इसी बीच बीपीएससी के द्वारा एडमिट कार्ड जारी करने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है कि उठाया गया है। तो आप लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग तैयारी जारी रखें। कोर्ट में अगर मैटर है तो निश्चित रूप से कोर्ट के मैटर के संदर्भ में 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसकी प्रबल संभावना ज़रूर है कि कोर्ट में जिस तरह के केस हैं, अगर केस के प्रारूप को आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से केस के प्रारूप में काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिस पर बीपीएससी जवाब देने में जो है सक्षम होती हुई नहीं दिखाई देगी। क्योंकि जो चीज़ हुआ है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि 15 अतिरिक्त रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें ई विकल्प माना गया, तो इसके मतलब कुछ छात्र ऐसे भी होने चाहिए थे जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए था। आखिर बीपीएससी ने उन्हें बाहर नहीं किया, तो फिर क्या दोनों उत्तर को उपयुक्त मान लिया गया? अगर दोनों उत्तर को ही उपयुक्त माना गया तो ऐसे प्रश्नों की संख्या और भी है जिसमें 2 विकल्प को सही माना जा सकता है। ऐसे में छात्रों की जो परेशानियां हैं वो वाजिब है और छात्रों की जो डिमांड है वो वाजिब है, और निश्चित रूप से छात्रों को जो है कि न्यायपालिका जो निर्णय लेगी वो छात्रों के पक्ष में लेगी, ऐसी संभावना प्रबल है। इसकी संभावना प्रबल इसलिए भी है क्योंकि छात्रों ने जो है कि न्यायालय में जाने से पूर्व सरकार से जो है कि न्याय मांगा था और जो है प्रशासन के तरफ से भी जो है कि लाठीचार्ज किए गए और तरह तरह की दिक्कतें आई। तो अंतिम रूप से जो है कि बिहार के न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में छात्रों ने शरण लिया है और न्याय के मंदिर में छात्रों को न्याय मिलने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मुख्य परीक्षा पर तलवार भी लटक सकते हैं, लेकिन आप लोग जब तक परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता है या स्टे नहीं हो जाता है, आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है और आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते रहें। इसमें आप लोग जो है कि हिस्ट्री के पोर्शन को या फिर जो है कि आपका हिस्ट्री में अगर देखें तो कला में 3 चीज़ों को आप लोगों को अच्छे ढंग से देखना है। मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और विद्रोह में देखिए तो फिर आपको संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह को अच्छे ढंग से ज़रूर देख लें, और उसके बाद फिर किसान विद्रोह को भी आप लोग को, किसान आंदोलन को नेगलेक्ट नहीं करना है। चंपारण आंदोलन हो या शाहजहां सरस्वती का आंदोलन, उनको भी अच्छे ढंग से आपको देखना है। इसके अलावा विचारधारा के तौर पे आप टैगोर की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा को ज़रूर देखें, और निश्चित रूप से इसके अलावे जो आप लोगों को देखना है दस्ता भी आप देख सकते हैं जेपी का। तो इस तरह से हिस्ट्री के बाद अगर आप करेंट पोर्शन में आएंगे तो आपको रूस यूक्रेन जो है कि युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव, इसका भी आपको अवलोकन करना है। श्रीलंका संकट और उसके उभरने की दिशा में भारत के द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर आप क्या सुझाव देंगे कि संकट का कारण क्या रहा और क्या आप सुझाव देंगे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आ रहा है वो बिम्स्टेक है या सीओ है,
संगठन के तौर पे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर G20 से प्रश्न आ सकते हैं। क्वाड संगठन को लेकर भारत चीन संबंध में जो करवाहट है उसको जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा सूचकांक से एक प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसमें जो है सूचकांक में आपको सतत विकास लक्ष्य को भी आपको देख के जाना है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को भी आपको अच्छे ढंग से देख कर जाना है। WTO भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, भारत से जोड़कर इसको देखना है। इसके अलावा आपको पंचायती राज्य का चुनाव हुआ है तो उससे संदर्भ में विश्लेषण या फिर आपको 15वां वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको आप अच्छे ढंग से ब्रीफ स्टडी जरूर कर लें। जलवायु परिवर्तन वाले पार्ट को भी आप अच्छे ढंग से देख लें और COP 26 और 27 को जोड़ते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ बिहार में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उसके भी अवलोकन आप जरूर कर लें। इसके अलावा आप DI की डेली 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें, क्योंकि 1 सप्ताह का समय है। इसके अलावा आपको जब आप सेकेंड पेपर में जाएंगे तो पॉलिटी खंड में आपको बेसिक पार्ट में आपको जो देखना है वो प्रस्तावना को देखना है, मौलिक अधिकार को देखना है, नीति निर्देशक तत्व को देखना है। नीति निर्देशक तत्व में निश्चित तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में नीति निर्देशक तत्व का अवलोकन जरूर करें। इसके अलावा मौलिक अधिकार में जो है कि आप स्वतंत्रता के अधिकार या फिर आपको जो है कि आर्टिकल 21 के विश्लेषण को आप लोग जरूर अच्छे ढंग से करके जाएं। इसके अलावा आपको जो देखना है दोस्तों, पंचायती राज को अच्छे ढंग से देखना है, महिला सशक्तिकरण में कैसे भूमिका उन्होंने निभाया है, या फिर संवैधानिक जो व्यवस्था के तौर पर स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज की क्या भूमिका हो सकती है, इसको आप अच्छे ढंग से विश्लेषण वर्तमान पक्ष में जरूर करें। इसके अलावा जो प्रश्न महत्वपूर्ण आपको हो सकते हैं वो न्यायिक सक्रियता का प्रश्न हो सकता है, चुनाव आयोग का प्रश्न हो सकता है, चुनाव आयोग के कार्य को भी अच्छे ढंग से आपको देख के जाना है। और चुनाव आयोग जो है कि आपको वर्तमान में जो उस पर प्रश्न कुछ उभरे हैं उसके संदर्भ में भी आपको अवलोकन करके जाना है। तो आप अच्छे ढंग से चीज़ों को इधर कर लें। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। राज्यपाल से प्रश्न आपको केंद्र राज्य संबंध से जोड़कर दिया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है विवादित जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में जो मुद्दा विवाद में था तो उसको जोड़ते हुए भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा गठबंधन की सरकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में गठबंधन में बार बार बदलाव देखा जा रहा है। तो चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद के गठबंधन में क्या आप जो है कि स्थितियां देखते हैं, और बिहार में तत्कालिक जो गठबंधन की राजनीति है उसमें आप क्या किन किन चीज़ों को आप प्राथमिकता देते हैं, गठबंधन की राजनीति बिहार में कहाँ तक सफल है, और गठबंधन की राजनीति के क्या सकारात्मक और नकारात्मक आयाम हैं, इसका भी अवलोकन आप लोग जरूर करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसमें आप जो है कि आपको जाति की राजनीति या फिर धर्म की राजनीति से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। EWS को जो आरक्षण दिया गया है उससे भी विश्लेषण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको भी आपको अच्छे ढंग से करके जाना है दोस्तों। उसमें मानव अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या लाभांश को आपको देख के जाना है। जनसंख्या लाभांश में खास करके रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों और इसके अलावा यूथ के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको भी देख कर जाना है, जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सके और आर्थिक स्वावलंबन युवाओं को किया जा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आप प्राथमिकता से जरूर देखें। इसके अलावा जो है कि आपको आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, महिला संबंधी, ये सभी भी देख के आपको जाना है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन के लिए आपको जो है बिहार में पिछड़ापन के कारण एग्रीकल्चर का क्या है, जलवायु परिवर्तन जो हो रही है उसमें कृषि में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, या फिर हरित क्रांति के प्रभाव को आप आकलन करके जाइएगा। कृषकों की आय को दुगना करने के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसका भी आपको विश्लेषण देख कर जाना है। इसमें आप जो है कि आप किसान के लिए समर्पित केंद्र सरकार की 5-6 योजनाओं को अच्छे ढंग से आप करके जाएंगे। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए आय को दुगना करने के लिए कृषि संलग्न क्षेत्र में जो भी नीतियां अपनाई जा रही है, जैसे आपको कुक्कुट पालन हो, पशुपालन हो या फिर मत्स्य पालन हो, इसके लिए इसको भी जोड़कर आपको चीज़ों को आकलन करना है। साथ में चेट्टू में भी किसानों के स्थिति में सुधार के लिए हर खेत में पानी जैसी योजनाओं को अच्छे ढंग से आप अवलोकन जरूर कर लेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है
वो आपको आर्थिक समृद्धि या फिर सतत विकास से जोड़कर जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग को भी आप अच्छे ढंग से करके जाएंगे। और इसके अलावा 90 के बाद जो अर्थव्यवस्था में जो चेंजिंग आया है उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसलिए इकोनॉमिक्स पोर्शन को आप अच्छे ढंग से अवलोकन करेंगे। सरकार की योजनाओं को भी अगर आप डाटा को अच्छे ढंग से आप विश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं तो आप यहाँ बेहतर अंक पा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको टॉपिक करना है साइंस एंड टेक में, उसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी पर अच्छे ढंग से काम करके जाना है। और आपको जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है नवीकरणीय ऊर्जा से, आपको सौर एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कि आपको क्या क्या सुरक्षा मानक का यूज करना पड़ता है परमाणु एनर्जी को आपको ऑब्जर्व करने में, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से देख के जाना है। क्या क्या अनुप्रयोग हो रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, इसे भी आप लोग अच्छे ढंग से देख सकते हैं। जैव जो है कि आपको जैविक प्रौद्योगिकी को अच्छे ढंग से देख के जाना है कि उसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और फिर जो है कि इसका कैसे बेहतर अनुप्रयोग बिहार में किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कि आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें जो है कि कचरा प्रबंधन जो है अपशिष्ट पदार्थों का कैसे बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए और उसको कैसे ऊर्जा भी उससे प्राप्त किया जा सकता है या फिर उसका यूज आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को बेहतर ढंग से आपको करके जाना है, जिससे कि आपको प्रश्न जैसा भी पूछा जाए लेकिन आप उत्तर देने की स्थिति में हो। इसलिए आप लोगों को अंतिम दौर की तैयारी की रणनीति में लग जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट से उम्मीदें जरूर है, लेकिन आपको अपनी तैयारी को भी अंतिम दिशा में देने की दिशा में काम करते रहना है। और इसके अलावा वैकल्पिक विषय को डेली 3 घंटा प्राथमिकता के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी सफलता की चांस काफ़ी अधिक हो जाएगी। इसीलिए आप लोग को तैयारी में लगे रहना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।